1 जनवरी 2021 भगवती हाइट्स, खार, मुंबई। रात के 12:15 बजे भगवती हाइट्स के रूफटॉप पर न्यू ईयर पार्टी चल रही थी, जिसमें 19 साल की जानवी कुकरेजा और उसके फ्रेंड्स दिया और श्री अपने कॉमन फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हुए ड्रिंक्स वगैरह पी रहे थे। इस पार्टी को भगवती हाइट्स के रेसिडेंट यश आहूजा ने अपने दोस्तों के लिए रूफटॉप पर ऑर्गेनाइज किया था और उसके सभी दोस्त इस पार्टी में नाचते गाते, गेम्स खेलते, बात करते और फोटोज क्लिक करते हुए खुश नजर आ रहे थे। धीरे धीरे कुछ दोस्त दूसरी पार्टी अटेंड करने के लिए यश की पार्टी से चले गए। वहीं देर रात होने की वजह से कुछ दोस्त सेकंड फ्लोर पर बने यश के फ्लैट में ही सोने चले गए और बाकी जो बचे वो अब शराब पीकर नाचने, झूमने और गपशप करने में लगे हुए थे। लगभग 2 घंटे बाद 2:15 बजे उसी भगवती हाइट्स की एक रेसिडेंट अपने डॉग को टहलाने के लिए जब अपने फ्लैट से निकलकर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर उनकी चीख निकल गई, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर खून से सनी एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। आखिर किसकी थी ये लाश और क्या कनेक्शन था इसका उस पार्टी से, ये जानने के लिए चलते हैं इस वाकये से कुछ घंटे पहले। 31 दिसंबर 2020 की शाम 7:30 बजे 19 साल की जानवी कुकरेजा अपने फादर प्रकाश कुकरेजा के बर्थडे को सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रही थी। सिर्फ उस वक्त देश भर में फैली महामारी की वजह से सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए थे, इसलिए सबने मिलकर डिसाइड किया था कि घर में ही प्रकाश कुकरेजा का जन्मदिन मनाया जाएगा। शाम के 8 बजते ही प्रकाश कुकरेजा ने अपने फैमिली के प्रेजेंस में केक काटा और सबसे पहले अपनी दोनों बेटियों जानवी और मान्या को खिलाया। पूरी फैमिली ने मिलकर इसे सेलिब्रेट किया और इन मोमेंट्स को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया। 2 घंटे बाद रात 10 बजे जानवी के फ्रेंड्स 19 साल के दिया पटलकर और 21 साल का श्री जोगधनकर जानवी के घर आए। उन्होंने जानवी के फादर को बर्थडे विश किया और फिर जानवी ने उन्हें केक भी खिलाया। सिर्फ 2 घंटे बाद नया साल शुरू होने वाला था, इसलिए इस मौके पर उनके कॉमन फ्रेंड यश आहूजा ने अपने घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। यश का घर मुंबई की खार एरिया में बने भगवती हाइट्स में था, जो जानवी के घर से मात्र 8 मिनट की ही दूरी पर था। इसलिए श्री और दिया जानवी से पार्टी में चलने के लिए कहने लगे। सिर्फ जानवी के एग्जाम्स थे, इसलिए जानवी ने पहले तो मना किया, पर दोस्तों की जिद के आगे वो चलने के लिए राजी हो गई। हालांकि पार्टी में जाने के लिए जब उसने अपने फादर से परमिशन मांगी तो महामारी के दौर में पब्लिक गैदरिंग पर लगी पाबंदियों के चलते उन्होंने जानवी को पहले तो सीधे तौर पर जाने से मना कर दिया। लेकिन जब श्री और दिया ने उन्हें कन्विंस किया कि पार्टी में सिर्फ 12-15 दोस्त ही आएंगे और यश का घर भी पास में ही है, तो इस बात पर वो आखिरकार जानवी को पार्टी में भेजने के लिए राजी हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने सभी बच्चों को हिदायत दी कि वो आने में ज़्यादा लेट ना करें और अगर ज़्यादा देर हो भी जाए तो बेहतर है कि रात में वहीं रुककर सुबह घर लौट आए। इन सभी शर्तों को मानने के बाद जानवी, श्री और दिया पार्टी में शामिल होने के लिए निकल गए और 11:30 बजे तक वहां पहुंच भी गए। लगभग 2 घंटे बाद रात के 1:30 बजे प्रकाश ने जानवी को कॉल किया, पर जानवी का फोन बिजी बता रहा था। प्रकाश को लगा शायद जानवी सुबह ही घर आएगी, इसलिए कुकरेजा फैमिली निश्चिंत होकर सोने चली गई। पर इस खुशहाल फैमिली की चैन की नींद के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे थे, जो उनकी आंख खुलते ही सारी खुशियों और जिंदगी पर आंधी तूफान लाने वाला था। 1 जनवरी 2021 सुबह के 5:10। 1 जनवरी की सुबह लगभग 5 बजे प्रकाश कुकरेजा का फोन अचानक जोर जोर से बजने लगा। चूंकि वो रात को देर से सोए थे, इसलिए उनकी आंखों में अभी भी नींद भरी हुई थी। नींद से बोझिल आंखों को मलते हुए जब उन्होंने फोन स्क्रीन देखी तो पता चला कि कॉल उनके पड़ोसी समीर पडलकर की है, जो उनकी बेटी जानवी की बचपन की दोस्त दिया के फादर थे। यह देखकर प्रकाश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने कॉल रिसीव कर ली। लेकिन अगले ही पल दूसरी तरफ से आती हुई सहमी और घबराई हुई आवाज ने उनकी वो मुस्कुराहट पल भर में छीन ली। समीर पडलकर ने बस इतना कहा कि प्रकाश, आप तुरंत खार पुलिस स्टेशन आ जाइए, जानवी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही प्रकाश के हाथ से फोन फिसलकर जमीन पर गिर गया। जिस बेटी को कुछ घंटों पहले उन्होंने न्यू ईयर पार्टी के लिए भेजा था, उसके एक्सीडेंट की खबर ने उनके हाथ पैर ढीले कर दिए। उनका दिल बेचैन हो उठा और उनकी आंखों के सामने बार बार सिर्फ जानवी का चेहरा घूमने लगा। काफी मुश्किल से खुद को संभालते हुए प्रकाश ने अपनी वाइफ निधि कुकरेजा को यह बात बताई। ऐसी खबर एक माता पिता के दिल पर क्या असर करती है, ये शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। प्रकाश जैसे तैसे हिम्मत बांधते हुए बिना देरी किए घर से निकले और सीधा खार पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन के अंदर जाते ही उनकी नजरें बेचैन होकर हर तरफ अपनी बेटी जानवी को ढूंढने लगी। अपनी बेटी की सलामती की दुआ करते हुए जब वो पुलिस स्टेशन के अंदर गए तो सिर्फ एक ही पल में उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। पुलिस ऑफिसर ने उन्हें बताया कि आपकी बेटी जानवी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये शब्द कानों में पड़ते ही प्रकाश की ताकत जैसे उनके जिस्म से निकल गई
और वो सदमे से वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। उस वक्त तक हर कोई इस मौत को एक एक्सीडेंट समझ रहा था, लेकिन हकीकत में जानवी की मौत की कहानी के पीछे कई गहरे राज छुपे हुए थे। ऐसे राज जिन्हें झूठ के बक्से में बंद करके ऊंचाइयों से फेंक दिया गया था, ताकि सच कभी वापस उभर के सामने ना आ सके। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग The gruesome murder case of Janvi Kukreja. इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक बात आपसे सीधी और साफ तौर पर कहना जरूरी है। मेरी हमेशा से यह कोशिश रहती है कि आप तक सिर्फ और सिर्फ सच पेश किया जाए। इसलिए हर केस की तरह इस केस की रिसर्च में भी हमें काफी वक्त लगा। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स, फॉरेंसिक फाइंडिंग्स और क्रेडिबल रिपोर्ट्स को क्रॉस चेक करने के बाद ही इस स्टोरी को आपके सामने रखा जा रहा है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि आजकल अनफॉर्चुनेटली कुछ सो कॉल्ड न्यू क्रिएटर्स सिर्फ व्यूज और सेंसेशनलिज्म के लिए इस सेंसिटिव नीश को भी नहीं छोड़ रहे। कहीं भी सेक्सुअल एंगल जोड़ देना, बिना किसी एविडेंस के स्टोरीज को ट्विस्ट कर देना और सच के ऊपर मिर्च मसाला लगाकर अनाप शनाप नैरेटिव्स क्रिएट कर देना एक ट्रेंड बनता जा रहा है। लेकिन जब बात किसी रियल विक्टिम और उसके परिवार के दर्द की हो, तब स्टोरी टेलिंग नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आती है। ट्रू क्राइम का मतलब एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि सच को रिस्पेक्ट के साथ प्रेजेंट करना होता है। और इसी जिम्मेदारी के साथ आज हम जानवी कुकरेजा के केस की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा डिस्टर्बिंग केस है जहां हम देखेंगे कि कैसे जानवी की मौत के जिम्मेदार बाद में जानवी के पेरेंट्स को ही मॉक करते हुए नजर आते हैं। और आपको ये जानकर गुस्सा भी आएगा कि कैसे कभी कभी जुर्म करने वाले लोग सिर्फ अपनी चालाकी से नहीं, बल्कि पुलिस की एक छोटी सी लापरवाही की वजह से भी कानून के हाथ से फिसल जाते हैं। सेंटा क्रूज, मुंबई के सेंटा क्रूज में रह रहे प्रकाश कुकरेजा एक शू कंपनी में काम करते थे और उनकी वाइफ निधि कुकरेजा मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। कुकरेजा फैमिली अपने जीवन से बहुत खुश थे। धन दौलत और खुशियों से संपन्न यह फैमिली अब अपनी दोनों बेटियों, बड़ी बेटी जानवी और छोटी बेटी मान्या को जिंदगी में आगे बढ़ते देखना चाहती थी। जानवी मुंबई के जय हिंद कॉलेज से साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी और उसका इरादा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स करने का था। न केवल जानवी पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सबसे आगे रहती थी। जानवी बचपन से ही एक बेहद केयरिंग और हेल्पफुल नेचर की लड़की थी। अपनी उम्र के बच्चों में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ब्लड डोनेशन ड्राइव चलाने वाली जानवी हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहती थी। उसकी इसी लगन के चलते 10 के बोर्ड्स खत्म होते ही उसने तुरंत रोटरी क्लब ज्वाइन कर लिया और अपनी डिपेंडेबल और नो नॉनसेंस पर्सनैलिटी के कारण वो बहुत छोटी उम्र में ही क्लब सर्विस डायरेक्टर बन गई। एक बबली और फ्रेंडली इंसान होने के नाते जानवी के कई दोस्त थे, पर सबसे खास बॉन्ड था उसकी पड़ोसी और चाइल्डहुड फ्रेंड दिया के साथ। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों के परिवार एक दूसरे को अपना ही मानते थे। इसी दोस्ती और जानवी के विजनरी दिमाग ने जून 2020 की महामारी के दौरान एक नया मोड़ लिया। अपनी बेकिंग हॉबी को बिजनेस में बदलने का सोचकर दोनों ने मिलकर प्रेटी बेक बाय डीजे की शुरुआत की, जिसमें डी एक्रोनिम दिया का था और जे जानवी का। और यूट्यूब से रेसिपी सीखकर दोनों ने कुकीज और ब्राउनीज का मेन्यू लॉन्च किया। उनके क्रिएटिव कैप्शंस और हर अट्रैक्टिव पैकिंग के साथ भेजे गए एक प्यारे से हैंड रिटन नोट फ्रॉम आवर ओवन टू योर डोर स्टेप ने नेगेटिविटी के उस दौर में कस्टमर्स का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उनके ऑर्डर्स बढ़ने लगे। दिवाली पर अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद उन्होंने प्लान बनाया कि क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पर वो सोशल मीडिया पर और एक्टिव हो जाएंगे, ताकि उनके बिजनेस को अच्छा पुश मिल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिसमस और न्यू ईयर के प्लान्स एग्जीक्यूट होने से पहले ही नवंबर में सब कुछ थम गया। इंस्टाग्राम पर अपडेट्स आना बंद हो गए और दोस्तों के मुताबिक दिवाली के बाद ऑर्डर्स गिरने की वजह से उन्हें ये बिजनेस बंद करना पड़ा। बिजनेस भले ही खत्म हो गया, मगर दिया और जानवी की दोस्ती अभी भी उतनी ही पक्की थी। यूट्यूब पर मौजूद एक वीडियो में जानवी बेफिक्र नाचती और हंसती दिखाई देती है, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खिलखिलाती हंसी कुछ ही महीनों में मौत के सन्नाटे में बदल जाएगी। एक ऐसा दर्दनाक मोड़ जिसका ख्याल उसके परिवार को शायद बुरे सपनों में भी नहीं आया होगा। 1 जनवरी 2021, भगवती हाइट्स, रात के 3 बजे। भगवती हाइट्स की रेसिडेंट की इमरजेंसी कॉल के बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई और फॉरेंसिक टीम को भी इत्तला कर दिया गया। पूछताछ में उस रेसिडेंट ने बताया कि बिल्डिंग के रूफटॉप पर रात भर से एक पार्टी चल रही थी, जिसे सेकंड फ्लोर पर रहने वाले यश आहूजा ने ऑर्गेनाइज किया था। हैरानी की बात यह थी कि छत पर पार्टी अभी भी चल रही थी और वहां मौजूद सभी बच्चे नशे में धुत होने की वजह से कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। जब पुलिस ने यश आहूजा को बॉडी की शिनाख्त के लिए बुलाया तो उसने कंफर्म किया कि यह बॉडी किसी और की नहीं बल्कि जानवी कुकरेजा की है। बॉडी की पहचान होते ही फॉरेंसिक टीम ने अपना काम शुरू किया और जैसे जैसे वो फ्लोर बाय फ्लोर नीचे आए,
सबूतों ने एक खौफनाक कहानी बयां करना शुरू कर दिया। 5th फ्लोर से लेकर 2nd फ्लोर तक सीढ़ियों, रेलिंग्स और ग्रिल्स पर खून के निशान बिखरे हुए थे। इस खूनी रास्ते पर कहीं टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थी, तो कहीं इयररिंग्स, सैंडल्स और जानवी के बालों के गुच्छे। सबसे ज्यादा खून 2nd फ्लोर की सीढ़ियों पर मौजूद था। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने यश आहूजा के 2nd फ्लोर वाले फ्लैट की तलाशी ली, जहां से खून से सनी बेडशीट और पिलो को सीज किया गया और सारे जरूरी सबूत इकट्ठा करने के बाद जानवी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए वेस्ट बैंड्रा के केबी भाभा म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल भेज दिया गया। इस भयानक रात का सच बाहर लाने के लिए पुलिस ने यश से पार्टी में आए सभी लोगों की डिटेल्स मांगी और उन्हें अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए तुरंत खार पुलिस स्टेशन बुलाया। सुबह के 5:10 पर आई दिया के फादर की कॉल ने कुकरेजा परिवार की दुनिया उजाड़ दी। पुलिस स्टेशन पहुंचकर जब प्रकाश कुकरेजा ने अपनी बेटी की मौत की खबर सुनी तो वो ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाए और बेहोश होकर गिर पड़े। पुलिस ने पानी छिड़ककर उन्हें होश में तो ला दिया, पर इस खौफनाक हकीकत को अपनाना उनके लिए नामुमकिन था। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए प्रकाश ने अपनी पत्नी निधि को कॉल किया। अपनी बेटी की मौत की खबर सुनते ही निधि की चीख निकल गई। जिस बेटी ने भी जिंदगी जीना शुरू किया था, उसे इस तरह खो देना किसी भी माँ बाप के लिए किसी श्राप से कम नहीं है। सीने में इस भारी दुख को दबाए दोनों पेरेंट्स बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए केबी भाभा हॉस्पिटल पहुंचे ताकि जानवी की बॉडी का पोस्टमार्टम शुरू हो सके। लेकिन वहां अपनी बेटी की बॉडी की कंडीशन देखते ही प्रकाश और निधि का सारा दुख गुस्से में बदल गया और उन्होंने जानवी की डेथ को एक्सीडेंट मानने से इनकार कर दिया और पुलिस से कहा कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ है। कल तक जिस आंगन में बेटी की खिलखिलाती हंसी और आवाज गूंजती थी, आज वहां सिर्फ उसकी लाश रखी थी और चारों तरफ एक खौफनाक सन्नाटा छाया था। बेहद भारी मन और टूटे हुए दिल के साथ जानवी के पेरेंट्स ने उसका अंतिम संस्कार किया। बेटी को हमेशा के लिए विदा करने के बाद शाम 6 बजे खार जिम खाना में एक कॉन्डोलेंस मीट ऑर्गेनाइज की गई। यहाँ नम आंखों के साथ कई लोगों ने जानवी को आखिरी ट्रिब्यूट दिया। अभी तक सभी का ध्यान जानवी को खो देने के गम पर ही था, पर जब जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसे पढ़ते ही सबके अंदर गुस्सा भर गया और उनका शक यकीन में बदल गया कि जानवी की मौत कोई हादसा नहीं थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने इस केस को एक नई दिशा दे दी। जानवी के स्कल पर शार्प ऑब्जेक्ट से अटैक के निशान मिले थे, जैसे किसी ने उसका सर रेलिंग या दीवार पर पूरी ताकत से मारा हो। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी बॉडी पर टोटल 48 इंजरीज रिकॉर्ड हुई थी। थाइज और हिप के आसपास भी इंजरी मार्क्स थे, जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि स्ट्रगल इंटेंस थी। फॉरेंसिक एस्टिमेशन के मुताबिक उसे रात के 1:30 से 2 बजे के बीच ब्रूटली मारा गया था और आखिरकार स्कल फ्रैक्चर के चलते उसकी जान चली गई। लेकिन एक बात क्लियर थी कि जानवी की बॉडी पर सेक्सुअल असॉल्ट के कोई भी साइन नहीं थे। इस पूरी रिपोर्ट से यह साफ था कि यह एक एक्सीडेंटल फॉल नहीं, बल्कि एक प्लान्ड या रेज ड्रिवन होमिसाइडल अटैक था। अब जानवी के पेरेंट्स के लिए सिर्फ एक ही मकसद बचा था कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले और जिसने भी ये किया है उसे सख्त सजा हो। लेकिन सच तक पहुंचने के लिए ये समझना जरूरी था कि आखिर उस रात हुआ क्या था, और इस सवाल के जवाब शायद सबसे अच्छा दिया और श्री ही दे सकते थे, क्योंकि वो दोनों ही जानवी को पार्टी में लेकर गए थे और वो ही उसके साथ पूरे वक्त मौजूद थे। जब जानवी के पेरेंट्स दिया से बात करने का सोच ही रहे थे, तब प्रकाश कुकरेजा को दिया के फादर की लास्ट कॉल पर कई बातें याद आती हैं। जब 1 जनवरी 2021 की सुबह 5:10 पर दिया के फादर की कॉल आई थी तो उन्होंने कहा था कि दिया और जानवी दोनों का एक्सीडेंट हो गया है, जिस वजह से उनकी बेटी दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है, वहीं जानवी को भाभा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। यहीं पर एक छोटी सी बात ने निधि कुकरेजा के दिमाग में शक का बीज बो दिया, और वो ये कि अगर दोनों एक ही जगह पर एक ही एक्सीडेंट का हिस्सा थी तो उन्हें 2 अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों एडमिट कराया गया। और सबसे बड़ी बात, श्रिया दिया ने खुद कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। एक और अनसेटलिंग फैक्ट कि जानवी की डेथ के लगभग 2.5 घंटे बाद जाकर दिया के फादर का फोन आया था। इतने सारे रेड फ्लैग्स को एक साथ देखकर निधि को अंदाजा हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ छुपाया जा रहा है। हो सकता है इन बच्चों को उस रात की सच्चाई पता हो और शायद दिया के पेरेंट्स उसे बचा रहे हों। इसी सस्पिशन के साथ निधि सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपनी बेटी के मर्डर के आरोप में दिया और श्री के खिलाफ FIR दर्ज करवाती है। FIR फाइल होते ही पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और उस रात के हर मोमेंट को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश शुरू हो गई। पार्टी में मौजूद सभी लोगों को बुलाकर उनसे इंटरोगेशन की गई, उनके स्टेटमेंट्स क्रॉस चेक किए गए और सबके फोन्स फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए सीज कर दिए गए ताकि चैट्स, कॉल्स और लोकेशन डेटा से सच को निकाला जा सके। इसके बाद पुलिस बिल्डिंग के वॉचमैन तक पहुंची, लेकिन उसने बताया कि इंसिडेंट के वक्त वो सो रहा था और उसने कुछ भी अनयूजुअल नहीं देखा।
पार्टी ऑर्गेनाइजर यश आहूजा के ग्रैंड पेरेंट्स जो उसी बिल्डिंग में रहते थे, उन्होंने भी यही कहा कि वो जल्दी सो गए थे और उन्हें किसी तरह की चीख, बहस या हंगामा नहीं सुनाई दिया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बीच एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। जिस जगह एक्चुअल इंसिडेंट हुआ था वहां सिर्फ स्टेयर्स थी और उन स्टेयर्स पर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा ही नहीं था। पूरी बिल्डिंग में बस 2 कैमरास थे, एक रूफटॉप यानी 8th फ्लोर पर और दूसरा ग्राउंड फ्लोर के एग्जिट गेट पर। अब पुलिस के पास सच तक पहुंचने के लिए सिर्फ इन्हीं 2 फुटेजेस का सहारा था। जब रूफटॉप का सीसीटीवी चेक किया गया तो रात 1:30 बजे जानवी को पार्टी छोड़कर जाते हुए देखा गया। इसके बाद फुटेज में एक नोटिसेबल गैप दिखता है और फिर 2:15 बजे श्री बिल्डिंग से बाहर निकलता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ एक डिटेल ने सबका ध्यान खींच लिया। श्री की शर्ट फटी हुई थी और उस पर खून के निशान साफ दिख रहे थे। यह देखते ही पुलिस ने पार्टी अटेंडीज की दोबारा क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू की। तब पता चला कि रूफटॉप पर जानवी, दिया और श्री के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद तीनों स्टेयर्स की तरफ चले गए थे। अब केस के इस मोड़ से पूरा नैरेटिव एक क्लियर डायरेक्शन लेने लगा था। आखिरकार 2 जनवरी 2021 को पुलिस ने दिया और श्री को कस्टडी में ले लिया। चूंकि श्री के रिब्स में सीरियस इंजरी थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट था, इसलिए उसके रूम के बाहर कांस्टेबल को तैनात कर दिया गया। पुलिस उसकी मेडिकल क्लियरेंस का इंतजार कर रही थी ताकि उसे फॉर्मली इंटरोगेट किया जा सके। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन टीम हिंदुजा हॉस्पिटल पहुंची, जहां दिया लिप इंजरी की वजह से एडमिट थी और वहीं हॉस्पिटल के अंदर ही उससे क्वेश्चनिंग शुरू की गई, जहां दिया के जवाब ने सबको चौंका दिया। दिया का कहना था कि पार्टी में उसने और श्री ने मारुआना ली थी, इसलिए उसे याद ही नहीं है कि जानवी के साथ आखिर हुआ क्या था। अब यह स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा उलझा देता है। क्या ये वाकई नशा था जिसके चलते मेमोरी ब्लर हुई थी, या फिर एक केयरफुली क्राफ्टेड मेमोरी लॉस की कहानी थी? सच क्या था, अब ये पुलिस को एविडेंस से प्रूव करना था। इसी दौरान पुलिस की एक पैरेलल टीम ने श्री जोगधनकर का बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया, जहां रिकॉर्ड से पता चला कि 2 साल पहले उसके खिलाफ एक टैक्सी ड्राइवर और 1 साल पहले एक पान शॉप वेंडर के साथ असॉल्ट का केस दर्ज हुआ था। ये दोनों ही कंप्लेंट्स श्री के इंपल्सिव और वायलेंट बिहेवियर को दर्शा रही थी। दोनों अक्यूज्ड अपनी इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार कर रहे थे, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पर 13 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद 14 जनवरी 2021 को मुंबई की लोकल कोर्ट ने श्री और दिया को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। इसके बाद श्री को तलोजा सेंट्रल जेल ट्रांसफर किया गया, जबकि दिया को बाईकुला विमेन प्रिजन भेज दिया गया। अब तक पुलिस ने पार्टी में मौजूद 14 दोस्तों के स्टेटमेंट को डिटेल में स्टडी कर लिया था। उन स्टेटमेंट्स को क्राइम सीन ऑब्जर्वेशंस और फॉरेंसिक एविडेंस के साथ लिंक करके इन्वेस्टिगेटर्स ने उस रात की एक टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्ट करनी शुरू की और धीरे धीरे न्यू ईयर सेलिब्रेशन की वो रात जो एक पार्टी से शुरू हुई थी, अपनी असली और हैवानी सच्चाई के साथ सामने आने लगी। 1 जनवरी 2021, भगवती हाइट्स, खार, मुंबई। इस न्यू ईयर पार्टी में धीरे धीरे सब अपने अपने ग्रुप्स में बढ़ गए। जहां कुछ लोग म्यूजिक और ड्रिंक्स में बिजी थे, वहीं कुछ कपल्स एक दूसरे के साथ प्राइवेट मोमेंट्स में। इसी बीच रूफटॉप के सबसे अंधेरे कोने में श्री और जानवी एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे। पार्टी में मौजूद एक लड़की ने उन्हें वहां कोजी होते हुए देखा भी था। थोड़ी देर बाद नशे में डूबी दिया लड़खड़ाती हुई रूफटॉप पर बने प्रोजेक्टर के पास आई और वहां बिछे मैट्रेस पर जाकर लेट गई। इसी दौरान जानवी के एक दोस्त को ज्यादा ड्रिंक कर लेने की वजह से वॉमिटिंग होने लगी, इसलिए उसकी मदद करने के लिए जानवी उसे वॉशरूम तक ले गई। लगभग 12:45 पर जब जानवी वापस रूफटॉप पर आई तो उसने एक ऐसा मंजर देखा जिसने उसकी दुनिया हिला दी। श्री दिया के बगल में लेटा हुआ था और दोनों इंटीमेट हो रहे थे। 3 साल पुराने रिलेशनशिप को अपनी आंखों के सामने टूटते देखकर जानवी मानो सदमे में चली गई। वो ये तस्वीर एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड और उसकी बचपन की दोस्त उसे इस तरह धोखा दे रहे थे। ऐसे में जानवी ने अपना आपा खो दिया। गुस्से और शौक के बीच वो उन दोनों पर चिल्लाने लगी और देखते ही देखते तीनों के बीच तेज बहस शुरू हो गई। जहां बहस से थक कर दिया रूफटॉप से नीचे उतर गई और 2nd फ्लोर पर बने यश आहूजा के फ्लैट में चली गई। वहीं इधर गुस्से में जानवी ने प्रोजेक्टेड से कनेक्टेड अपने फोन का तार झटके से खींच लिया और अपने दोस्त को कॉल करने लगी। रात के लगभग 1:25 पर यश की फ्रेंड करिश्मा वॉशरूम यूज करने के लिए 8th फ्लोर से नीचे 2nd फ्लोर पर यश के फ्लैट में आई, जहां उसने दिया को बेडरूम में लेटे हुए देखा। इसी दौरान करीब 1:30 बजे जानवी ने अपनी फ्रेंड पर्णिका को कॉल लगाई। पहले उसने उसे न्यू ईयर विश किया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद ही वो कॉल पर रोने लगी। पर्णिका घबरा गई और उसने पूछा कि हुआ क्या है। तब जानवी ने बताया कि श्री, जो उसका बॉयफ्रेंड है, उसके साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद उसकी बचपन की दोस्त दिया के साथ फिजिकली क्लोज होने की कोशिश कर रहा था और यह बात उसके लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि वो ना श्री को खोना चाहती है
और ना ही दिया को। इतना कहने के बाद जानवी ने अचानक कॉल कट कर दिया। उस वक्त जानवी बहुत इंटेंस इमोशनल टर्मोइल से गुजर रही थी। एक तरफ वो इस पूरी सिचुएशन को खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ इतनी बड़ी गलती कर देने के बाद भी वो श्री और दिया दोनों को अपनी जिंदगी से खोना भी नहीं चाहती थी। शायद इसीलिए उसने डिसाइड किया कि बात को सुलझाने के लिए वो दोनों से फेस टू फेस बात करेगी, ताकि चीजें वापस नॉर्मल हो सके। भगवती हाइट्स की बिल्डिंग में 5वीं मंजिल की स्टेयर्स के पास तीनों की बातचीत शुरू हुई, लेकिन जो कन्वर्सेशन रेजोल्यूशन के लिए शुरू हुई थी वो जल्द ही फिर से बहस में बदल गई। और देखते ही देखते सिचुएशन इतनी एस्केलेट हो गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। श्री और दिया दोनों मिलकर जानवी को ही मारने पीटने लगे। इसी बीच जानवी ने भी खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। वो श्री और दिया से खुद को बचाने के लिए उन्हें धक्का देने लगी, उन्हें मारने लगी। इसी जोरदार हाथापाई में जहां दिया के लिप्स पर गहरी चोट लग गई और उसके मुंह से खून बहने लगा, वहीं श्री के रिब्स पर भी तेज इंपैक्ट पड़ा। लेकिन यही वो पल था जहां सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक हो गई। श्री का वायलेंट नेचर पूरी तरह ट्रिगर हो चुका था। गुस्से और कंट्रोल खो देने की हालत में उसने जानवी का सर पकड़कर स्टेयर्स के पास बनी दीवार, रेलिंग और ग्रिल पर बार बार जोर से मारना शुरू कर दिया। हर एक झटके के साथ जानवी का सर टकराता रहा और कुछ ही सेकंड्स में उसके सर से खून बहना शुरू हो गया। लेकिन ब्रूटैलिटी यहीं पर नहीं रुकी। श्री और दिया दोनों मिलकर जानवी को पीटते और घसीटते हुए सेकंड फ्लोर तक ले गए। उन लोगों ने जानवी को इतनी बुरी तरह मारा था कि उसके सर से बालों का एक गुच्छा तक उखड़ गया था। जानवी को पूरी तरह खत्म कर देने के इरादे से उन्होंने उसे सेकंड फ्लोर की स्टेयर से सीधा नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ धक्का दे दिया। जमीन पर नीचे गिरते ही जानवी बुरी तरह तड़प रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। न्यू ईयर की वो रात जहां सब लोग नए साल का स्वागत कर रहे थे, वही रात जानवी के लिए उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई। जानवी को मौत के घाट उतारने के बाद जहां नशे में धुत दिया वापस उसी फ्लोर पर बने यश आहूजा के फ्लैट में जाकर सो गई थी, वहीं उधर श्री घबराहट में वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। रात 2:07 पर उसने अपने दोस्त परम को कॉल किया और कहा कि वो उसके घर आ रहा है। उसके बाद श्री जानवी की लाश के पास से गुजरते हुए सीधा बिल्डिंग से बाहर निकल गया। सीसीटीवी फुटेज में वो 2:15 बजे बिल्डिंग से एग्जिट करता हुआ दिखता है, जिसमें उसने खून से सनी व्हाइट शर्ट पहनी थी जो फट चुकी थी। जानवी का मर्डर करने के बाद श्री इतना होश खो बैठा था कि हड़बड़ी में भगवती हाइट्स की पार्किंग में खड़ी अपनी एक्टिवा स्कूटी तक को उठाना भूल गया। 8 मिनट बाद 2:23 पर उसने फिर से परम को कॉल किया और उसे पिक करने को कहा, लेकिन परम ने आने से मना कर दिया। इसके बाद श्री टैक्सी लेकर उसके घर पहुंच गया। परम के घर पहुंचकर श्री ने सबसे पहले अपनी शर्ट बदली और फिर अपनी चोट का इलाज करवाने के लिए वो परम के साथ सियोन हॉस्पिटल चला गया, जहां डॉक्टर्स को उसने ये बताया कि यह चोट किसी लड़ाई झगड़े में लगी है। उधर लगभग 2:15 बजे यश अपने कुछ दोस्तों के साथ वापस फ्लैट लौट आया। जैसे ही वो अंदर गया उसने देखा कि दिया बेड पर लेटी हुई है। यश ने उसे आवाज लगाई तो दिया घबराकर पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। तब यश की नजर दिया के होठ पर लगी गहरी चोट और बेड पर पड़े खून से सने तकिए पर पड़ी। जब यश और उसके दोस्तों ने दिया से पूछा कि उसे ये चोट कैसे लगी, तो दिया ने घबराहट भरी आवाज में सिर्फ इतना ही कहा कि उसे कुछ याद ही नहीं है कि आखिर ये चोट कैसे लगी। घाव गहरा था, इसलिए वहां मौजूद दोस्त उसकी मरहम पट्टी करने में लग गए। अब चूंकि देर रात हो चुकी थी और यश की फ्रेंड करिश्मा को घर जाना था, इसलिए यश उसे ड्रॉप करने के लिए उसके साथ लिफ्ट से नीचे आया। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का गेट खुला और वो दोनों बाहर निकले, सामने खड़ी भगवती हाइट्स के एक रेसिडेंट ने उंगली से एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहाँ एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। ये सुनते ही जब यश ने उस तरफ देखा और जमीन पर पड़ी जानवी की बॉडी को पहचाना, तो उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। एक पल के लिए उसका दिलो दिमाग सुन्न हो गया और उसके कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। इसी बीच पुलिस के पहुंचने से पहले ही दिया के पेरेंट्स उसे वहां से निकाल कर ले गए। करीब 2:45 पर दिया को हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जो बाद में सीसीटीवी फुटेज में भी रिकॉर्ड हुआ। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त तक दिया के पेरेंट्स को पता चल चुका था कि जानवी की मौत हो चुकी है। फिर भी लगभग 2.5 घंटे बाद सुबह 5:10 पर उन्होंने जानवी के पेरेंट्स को कॉल किया और कहा कि जानवी और दिया का एक्सीडेंट हो गया है और दोनों अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट है। सवाल यहाँ ये उठता है कि महज एक लिप इंजरी के लिए किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कौन करवाता है? हाँ, जब तक किसी सच को छुपाने के लिए कोई कहानी ना गढ़नी हो। जानवी का ब्रूटल मर्डर करने के बाद दोनों ही एक्यूज ने बचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जानवी की मां निधि कुकरेजा की तेजी और सस्पिशन की वजह से दिया और श्री जल्दी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ था। पुलिस के पास अब तक सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही था और उन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पर उन्हें कोर्ट में श्री और दिया को सजा दिलवानी थी।
उधर दोनों एक्यूज लगातार अपनी इनोसेंस का दावा कर रहे थे। दिया का कहना था कि उसने कुछ नहीं किया और उसे उस रात की कोई बात याद नहीं है। वहीं श्री का कहना था कि किसी ने पीछे से उस पर अटैक किया था, जिसके चलते उसे इतनी चोट आई। लेकिन इन सभी झूठ और सफाइयों के बीच पुलिस की एक छोटी सी लापरवाही आगे चलकर जानवी के पेरेंट्स के इंसाफ की लड़ाई पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। सारी फाइंडिंग्स और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद मार्च 2021 में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी। लेकिन इसी दौरान दोनों एक्यूज्ड दिया और श्री लगातार बेल के लिए अप्लाई करते रहे। पहली बार तो उनकी बेल रिजेक्ट हो गई, लेकिन जून 2021 में सेशन कोर्ट ने दिया को बेल ग्रांट कर दी। बेल मिलते ही दिया ने एक ऐसा स्मार्ट गेम खेला ताकि वो अपनी इनोसेंस दुनिया के सामने दिखा सके और इस आड़ में जानवी के पेरेंट्स को मॉक भी कर सके, क्योंकि उसे पता था कि आखिरकार ये ईमेल जानवी के पेरेंट्स तक जरूर पहुंचेगा। यह मेल किसी अपॉलजी जैसा नहीं था, बल्कि एक केयरफुली क्राफ्टेड मैसेज था। उस ईमेल में दिया ने लिखा था, आई मिस यू सो मच। तेरे बिना ये दुनिया बहुत खराब लगती है। लोग बहुत बुरे हैं और बहुत घटिया बातें बोलते हैं। आई वुड नेवर हर्ट यू। आधी जान तो तेरे साथ चली गई। मुझे बहुत दर्द होता है ये सोचकर कि लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, कि यह मेरी गलती थी। आई वुडंट इवन टच अ हेयर ऑन योर हेड। मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो जहां भी हो। पहली नजर में यह एक इमोशनल मैसेज लग सकता है, लेकिन दिया का यह कहना कि आई वुडंट इवन टच अ हेयर ऑन योर हेड महज कोइंसिडेंटली यूज किया कोई इडियम नहीं था, बल्कि इंटेंशनल मॉकरी थी। साइकोलॉजिस्ट एन ए कैम्बल की बुक अ माइंड ऑफ आवर ओन और पॉलिश साइकोलॉजिकल बुलेटिन में पब्लिश हुई रिसर्च रिएक्टिव एग्रेशन इन मेन एंड वुमेन के मुताबिक एग्रेशन का पैटर्न पुरुषों और महिलाओं में अक्सर अलग अलग होता है। मेन डायरेक्ट स्ट्राइक करते हुए हेड या टॉर्सो को टारगेट करते हैं, जबकि विमेन एग्रेशन में अक्सर बालों को खींचती हैं, क्योंकि इससे बिना ज्यादा फिजिकल फोर्स लगाए अपोनेंट के मूवमेंट पर कंट्रोल मिलता है। और इस केस में इन्वेस्टिगेटर्स को क्राइम सीन पर जानवी के सर से उखाड़े गए बाल अलग अलग फ्लोर्स पर मिले थे। इसी वजह से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में यह आर्गुमेंट रेज किया था कि अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में दिया ने जानवी के बाल नोचते हुए उस पर अटैक किया था, और शायद इसीलिए बेल मिलने के बाद भेजे गए इस ईमेल में दिया ने जानबूझकर वो लाइन लिखी थी। प्रोसिक्यूशन के नजरिए से यह सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था, बल्कि एक कोल्ड मॉकरी थी, जानवी के पेरेंट्स के लिए भी और उस काली रात की सच्चाई के लिए भी। अपनी बेटी की मौत के गुनहगारों में से एक को ऐसे खुलेआम आज़ादी मिलते देख जानवी की मां निधि चुप बैठने वाली नहीं थी। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने कोर्ट में प्ली डाली कि उन्हें इस केस में प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करने की परमिशन दी जाए। आखिरकार कोर्ट ने उनकी ये प्ली एक्सेप्ट कर ली, जिसके बाद निधि लगातार हर जगह हर फोरम पर अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ती रहीं। कभी कोर्ट के दरवाजे खटखटाती रहीं, तो कभी अथॉरिटीज को अप्रोच करती रहीं। अब बस उनका एक ही मकसद था, जानवी के कातिलों को सजा दिलाना। लेकिन इसी बीच पुलिस की कुछ अनदेखी और लापरवाही ने प्रोसिक्यूशन के केस को कमजोर कर दिया। जानवी कुकरेजा मर्डर केस की हियरिंग सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पर चल रही थी। ऐसे केसेस में क्राइम के वक्त कोई डायरेक्ट आई विटनेस नहीं होता, इसलिए कोर्ट के सामने सर्कमस्टेंसेस की एक कंप्लीट चेन एस्टैब्लिश करनी पड़ती है, जो सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंचती हो कि एक्यूज्ड ही गुनहगार है। प्रोसिक्यूशन ने यहाँ लास्ट सीन थ्योरी का सहारा लिया। इस थ्योरी का मतलब होता है कि अगर विक्टिम और एक्यूज्ड को आखिरी बार साथ में देखा गया हो, तो एक्यूज्ड को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि उसके बाद क्या हुआ। पार्टी में मौजूद सभी लोगों ने जानवी, दिया और श्री के बीच बहस होती देखी थी और तीनों को साथ में स्टेयर्स की तरफ जाते हुए भी देखा था। इस तरह कोर्ट के सामने एस्टैब्लिश हो गया था कि जानवी की मौत से ठीक पहले एक्यूज्ड वहां मौजूद थे। सो ये इस केस की चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस की पहली लिंक बनी। लेकिन क्योंकि किसी ने भी श्री और दिया को डायरेक्टली जानवी पर अटैक करते या उसे पुश करते नहीं देखा था, इसलिए हियरिंग में फोकस कोरोबोरेटिव सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर शिफ्ट हो गया, यानी ऐसे एविडेंसेस जो एक दूसरे को सपोर्ट करें, जैसे डीएनए और ब्लड स्टेन्स, विक्टिम के इंजरी पैटर्न्स और डिजिटल एविडेंसेस। एक्यूज नंबर 1 श्री के खिलाफ काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस थे, जैसे सीसीटीवी फुटेज, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स, श्री और जानवी के इंजरी पैटर्न्स का मैच, श्री का वायलेंट पास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी व्हाइट शर्ट, इसे पुलिस ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए उसके दोस्त के पास से सीज किया था। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में उस शर्ट पर श्री और जानवी दोनों का ब्लड मिला था। लेकिन दिया के केस में यह चेन इतनी मजबूत नहीं बन पाई, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस की क्रूशियल मिस्टेक। मर्डर के बाद पुलिस ने क्राइम सीन का स्पॉट पंचनामा किया और वहां से मिले सभी एविडेंसेस कलेक्ट करते हुए उन्हें फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा। इन्हीं एविडेंसेस में से एक थी वो बेडशीट
जो यश आहूजा के फ्लैट से मिली थी। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जानवी के मर्डर के बाद दिया वहीं फ्लैट में जाकर उस बेड पर लेटी थी और उस बेडशीट पर खून के दाग लगे हुए थे। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में एक इंपॉर्टेंट बात सामने आई। उस बेडशीट पर सिर्फ दिया का ब्लड ही नहीं बल्कि जानवी का ब्लड भी मौजूद था। प्रोसिक्यूशन के लिए यह क्रूशियल एविडेंस था जो दिया के इन्वॉल्वमेंट को मर्डर से कनेक्ट कर सकता था। लेकिन कोर्ट में दिया के लॉयर ने इन्वेस्टिगेशन की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल खड़े कर दिए। डिफेंस लॉयर ने कोर्ट के सामने एक सीसीटीवी फुटेज पेश की जिसमें फॉरेंसिक टेक्नीशियन को क्राइम सीन पर सैंपल कलेक्ट करते हुए देखा जा सकता था। लेकिन जब स्पेशलिस्ट वहां से चला गया तो कलेक्टेड एविडेंसेस को पॉलिथीन बैग्स और चादरों में लपेट दिया गया। इतना ही नहीं, वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर्स ने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से उन बंडल्स को उठवाकर पुलिस व्हीकल में रखवा दिया। इसी फुटेज को बेस बनाकर डिफेंस ने पुलिस मैनुअल के रूल 148 का हवाला दिया। इस रूल के मुताबिक क्राइम सीन से मिले एविडेंसेस को ओरिजिनल कंडीशन में प्रिजर्व करना और तुरंत सील करना मैंडेटरी होता है। लेकिन इस केस में पुलिस ने यह प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था। पुलिस मैनुअल में एविडेंसेस को कलेक्ट करना, हैंडल करना और फॉरेंसिक लैब भेजने के लिए क्लियर प्रोविजंस दिए गए हैं। अगर इन प्रोसीजर्स का सही तरीके से पालन ना किया जाए तो थोड़ी सी भी मिसहैंडलिंग एविडेंसेस को कंटेमिनेट कर सकती है और फॉरेंसिक रिपोर्ट की रिलायबिलिटी पर सवाल खड़े हो सकते हैं। और इसी पॉइंट पर कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि जब पुलिस ने टाइमली सीलिंग और प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी का प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया तो ये पॉसिबिलिटी खुद ब खुद खड़ी हो जाती है कि एविडेंसेस के साथ छेड़खानी हुई हो। ऐसे में उन एविडेंसेस पर बनी फॉरेंसिक रिपोर्ट को कंप्लीटली रिलायबल नहीं माना जा सकता। आखिरकार कोर्ट ने बिल्डिंग से मिले कुछ क्रूशियल एविडेंसेस को इनएडमिसिबल मानते हुए उन्हें रिकॉर्ड से ही रिजेक्ट कर दिया। ये वही एविडेंसेस थे जो दिया के खिलाफ सबसे स्ट्रॉन्ग लिंक बना सकते थे, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से वो कोर्ट में टिक नहीं पाए। 5 साल से ज्यादा चली इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद 31 जनवरी 2026 को मुंबई सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने श्री जॉन धनकर को जानवी के मर्डर का दोषी पाते हुए लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई। लेकिन दूसरी तरफ पुख्ता सबूत की कमी होने की वजह से को एक्यूज दिया को बरी कर दिया गया। यह भी साबित हो चुका था कि क्राइम के वक्त दिया वहां मौजूद थी, लेकिन चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस इतनी मजबूत नहीं बन पाई कि उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बियॉन्ड डाउट प्रूव हो सके और इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा दिया को मिल गया। एक ब्रूटल मर्डर का सच सबके सामने था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की एक लापरवाही ने उस सच का एक हिस्सा हमेशा के लिए अधूरा छोड़ दिया। यह केस एक मर्डर स्टोरी नहीं है, यह इंसान के दिमाग, इमोशंस और इंपल्सिव डिसीजन की एक डिस्टर्बिंग रियलिटी को भी एक्सपोज करता है। क्रिमिनोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है सिचुएशनल वायलेंस। बहुत से मर्डर्स कोई लंबी प्लानिंग का रिजल्ट नहीं होते, वो कुछ मिनट्स के अनकंट्रोल्ड इमोशंस का नतीजा होते हैं। जेलसी, बिट्रेयल, ह्यूमिलिएशन और अल्कोहल जैसे फैक्टर्स जब एक साथ ट्रिगर होते हैं तो इंसान का रैशनल ब्रेन टेम्परेरी शटडाउन हो जाता है। उस मोमेंट में फैसले नहीं लिए जाते, रिएक्शंस होते हैं और कई बार वो रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं। जानवी के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। एक इमोशनल कन्फ्रंटेशन जो सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट हो सकता था कुछ ही मिनट्स में एक्सट्रीम वायलेंस में बदल गया और उसके बाद जो हुआ उसने 3 जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। हर वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट में एक मोमेंट ऐसा आता है जहां से सिचुएशन को रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। इस केस में वो मोमेंट तब आया जब हाथापाई स्टार्ट हुई, जिसमें दिया इंजर्ड हुई और श्री के रिब्स पर चोट आई। उस मोमेंट के बाद श्री का ब्रेन फाइट मोड में चला गया। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब एक्सट्रीम एंगर ट्रिगर होता है तो ब्रेन का एक हिस्सा होता है एमिगडाला, वो हाईजैक हो जाता है, यानी इमोशनल ब्रेन रैशनल ब्रेन पर कंट्रोल ले लेता है और इस स्टेट में इंसान फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचता, बस सिर्फ एक ही चीज उसके दिमाग में होती है, टू डोमिनेट और डिस्ट्रॉय द अपोनेंट। जानी को दी गई 48 इंजरीज इसी अनकंट्रोल्ड रेज का इंडिकेटर है। लेकिन इस केस का एक और डिस्टर्बिंग लेसन भी है और वो ये है कि इंसाफ सिर्फ सच पर डिपेंड नहीं करता, प्रोसीजर पर भी डिपेंड करता है। इन्वेस्टिगेशन में एक छोटी सी लापरवाही, एविडेंस हैंडलिंग की एक गलती पूरे केस की दिशा बदल सकती है और जब ऐसा होता है तो सच और इंसाफ के बीच एक खतरनाक डिस्टेंस पैदा हो जाता है। इस केस से सबसे बड़ा लाइफ लेसन सेल्फ सेफ्टी और इमोशनल अवेयरनेस का है, स्पेशली आज की यंग जनरेशन के लिए। यंग एज में रिलेशनशिप्स इंटेंस होते हैं, इमोशन स्ट्रांग होते हैं, ईगो भी होता है और रिजेक्शन या बिट्रेयल बहुत डीपली फील होता है। लेकिन साइकोलॉजी हमें एक सिंपल रूल सिखाती है, हाई इमोशन प्लस प्राइवेट कन्फ्रंटेशन इज इक्वल टू हाई रिस्क सिचुएशन। अगर कभी आपको लगे कि किसी रिलेशनशिप में टेंशन, जेलसी या बिट्रेयल की सिचुएशन बन रही है तो सबसे पहले रूल ये होना चाहिए कि कन्फ्रंटेशन अकेले में मत करो। क्लोज्ड स्पेसेस जैसे स्टेयर केसेस, पार्किंग एरियाज, एम्प्टी रूम्स या डार्क कॉर्नर्स में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स डेंजरस हो सकते हैं।
अगर बात करनी है तो पब्लिक सेटिंग में करो या किसी ट्रस्टेड फ्रेंड को साथ रखो। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन है इमोशनल डी एस्केलेशन। अगर सिचुएशन एग्रेसिव हो रही है तो उस मोमेंट पर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी होता है वहां से निकल जाना। अक्सर लोग गुस्से या ईगो के चक्कर में कन्फ्रंटेशन कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से स्मार्ट डिसीजन होता है पॉज लेना और डिस्टेंस क्रिएट करना। तीसरा, आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि लव और ट्रस्ट कभी गारंटी नहीं होते। कभी कभी जिनके साथ हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं वही लोग इमोशनल सिचुएशंस में अनप्रेडिक्टेबल बिहेव कर सकते हैं। इसलिए पर्सनल सेफ्टी इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर मत करिए। लाइफ का सबसे बड़ा सच ये है कि एक मोमेंट का इम्पल्सिव डिसीजन पूरी जिंदगी चेंज कर सकता है। इसलिए यंग जनरेशन को ये समझना होगा कि इमोशनल मैच्योरिटी सिर्फ एज से नहीं आती, सेल्फ कंट्रोल और अवेयरनेस से आती है। अगर इस स्टोरी से एक भी शख्स ये समझ पाए कि टॉक्सिक कन्फ्रंटेशन से दूर रहना वीकनेस नहीं बल्कि विजडम है, तो शायद जानवी की कहानी एक इंपॉर्टेंट लेसन बन सकती है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नो आर्ग्यूमेंट, नो रिलेशनशिप एंड नो ईगो इज वर्थ रिस्किंग योर लाइफ फॉर। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।